तो दोस्तों बात अगर की जाए तो छोटी बात से बड़ी बात तक बात जाती है और बात का अपना एक मौजूद तरीका होता है। और जिस तरह बता रहे हैं कि प्रतिबद्धता, मीरा ने प्रेम किया कृष्ण से तो पा लिया कृष्ण को। तो वहाँ के जो मॉरिशस के जो राइटर्स हैं वो इतनी उनकी भाषा नहीं है वहाँ बातचीत की, और वो केवल जैसे सर ने बताया कि हिंदी से प्रेम की वजह से वो संकल्पशीलता, वो प्रतिबद्धता उनके अंदर है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। एक लंबा प्रश्न है मेरा, लेकिन ये बड़ा मौजूद प्रश्न है कि मॉरिशस की पहली मौलिक हिंदी कहानी के बारे में इतिहासकारों का अलग अलग मत है। मसलन डॉक्टर मोहनलाल हरदयाल ने अपने शोध प्रबंध में मॉरिशस की हिंदी और उनके साहित्यकार में वली मोहम्मद की कहानी अनबोलती चिड़िया, जो सन 1922 में आई थी, उसको हिंदी की प्रथम कहानी माना है, लेकिन उसका वो प्रकाशन स्रोत नहीं बता पाए हैं। अच्छा, और प्रोफेसर वासुदेव विष्णुदयाल के हिसाब से पहली कहानी लाहौर की पत्रिका में, जो निर्झर पत्रिका थी, उसमें लुइस नाम से सन 33-34 में प्रकाशित मानते हैं, लेकिन इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। और मॉरिशस की ही एक लेखिका है विनोद बाला अरुण, इन्होंने सन 1981 में जो अपना शोध प्रबंध लिखा जो मॉरिशस में रचित हिंदी कहानियों पर था, तो इन्होंने तारकेश्वर चतुर्वेदी की कहानी इंदो को प्रथम कहानी माना है और घोषित किया। और डॉक्टर वीर सेन जागा सिंह ने भी अपने शोध में इसी कहानी को, ये जो है इंदो, इसको भी पहली कहानी माना। लेकिन 1977 में विनोद बाला अरुण ने अपने बयान को बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो राइटर थे इंदू के, ये मॉरिशस के रहने वाले नहीं थे, ये एक प्रचारक थे जो मॉरिशस आते जाते रहते थे, इसलिए हम उनकी कहानी को पहली कहानी नहीं मान सकते। और बाद में जयराज शर्मा जी की कहानी तारा, जो सन 34 में सनातन धर्माक को में छपी थी, इसको पहली मौलिक कहानी कहा गया। आप क्या कहते हैं? इस विषय पर अभी तक ठोस शोध नहीं हुआ। ये जो प्रथम हरदयाल आदि को आपने कहा, वो से, अच्छा, इसीलिए वो प्रमाण नहीं दे सकते हैं। पंडित विष्णुदयाल जी भी जो कहते हैं, तो प्रमाण होना चाहिए। पत्रिका है भारत में, उन्हें निकालिए। क्योंकि मैंने कहा कि 1920 से मॉरिशस इंडियन टाइम्स प्रकाशित होने लगा था, 2 पृष्ठ हिंदी में 2। मॉरिशस इंडियन टाइम्स में कहानी छपी और इस लेखक की नहीं। अच्छा, सन 20 में एक नहीं दर्जनों कहानी छपी, लेकिन हमारे मॉरिशस में यही शोधकार लोगों की कमी, लोगों ने शोध नहीं किया। पहले इंदो को कहा जाता था, लेकिन बाद में क्यों बदलना पड़ा? और मुझे तो पहले से मालूम था कि वो तारकेश्वर की कहानी है, और वो प्रवासी नहीं, वो प्रवासी भारतीय नहीं है। तो ऐसे, इसीलिए मैं भारत जो छात्र हैं, जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे जाकर के अभी भी 1920 से 1931 तक जो दैनिक निकले हैं उसको शोध करें और उसमें से कहानियों को निकाल करके प्रामाणिक साहित्य का इतिहास लिखें। यह कार्य मैंने ये कविता के बारे में नहीं किया। तो मेरी जो कविता है उसको कमल किशोर गोयनका ने बहुत प्रशंसा की। 1920 से मैंने तो 1913 से किया है। हिंदुस्तानी से एक कविता हमको मिली और 1920 से 1960 तक लगभग 350 कविताओं का लिस्ट मैंने दिया है और प्रमाण सहित यह कविता जो की है इस साल में इस पत्रिका में। तो इस प्रकार का कहानियों पर शोध नहीं हुआ है और जिसे कहते हैं अमात्रिश तौर पर इन लोगों ने।
तो दोस्तों शोध बहुत जरूरी है, और अभी मॉरिशस की जो पहली मौलिक हिंदी कहानी है उसका पता नहीं है। रामशरण जी ने कविताओं पे काम किया है और कविताओं को उन्होंने एक सिंक्रोनाइज तरीका दिया है, लेकिन वो आज भी आमंत्रित कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोग आएं और खोज करें कि कहानियों में से कौन सी पहली मौलिक कहानी है हिंदी की। ज़रूरत है इसकी, और ये चुनौती भी है हमारे दर्शकों के लिए भी और हमारे जो शोधकर्ता हैं उनके लिए भी। अच्छा, मैं आपसे एक बात करता हूं कि भारत के हिंदी क्षेत्र में लेखकों की एक दुनिया है, हिंदी की बात अगर करें, क्योंकि भारत तो बहुत सारी भाषाओं का देश है, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, पंजाबी में, सब में लिखा गया, लेकिन हिंदी के जो लेखक रहे हैं उनमें खूब सारे शिविर लगे हुए, खूब सारे फाड़ थे, ठीक है ना। मार्क्सवादी लेखक अपना लिख रहे थे, सौंदर्य शास्त्री अपना लिख रहे थे, उनके पुजारी रूखे इतिहासकार अपने हिसाब से लिख रहे थे, या फिर तमाम आंदोलन जैसे हमारे राजेंद्र यादव है ना, वो अपना अलग आंदोलन चला रहे थे। तो इनकी जो अगुवाई सब लेखक कर रहे थे, इन लेखकों के बीच में ना एक बड़ी भारी रार रही है। कभी भी मार्क्सवादी लेखकों को सौंदर्य शास्त्री पुजारियों ने नहीं समझा, कभी उन्होंने इनको नहीं समझा, कभी जो परचम उठा के चल रहे हैं उनको गालियां पड़ रही हैं, मतलब बहुत ही वो रहा है। और मॉरिशस में भी लेखक जो है वो होता तो ह्यूमन बीइंग ही है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी ह्यूमन बीइंग्स की हैं। तो वहाँ का जो साहित्यिक वातावरण है उसमें कौन सी खेमेबाजियां हैं? महात्मा गांधी संस्थान जब बना और अभिनंदन में जब वहां पर गए तो उन्होंने क्षमा तैयार किया और उनसे और बाकी लोगों से संपर्क नहीं चला। कभी हम जो बात कहते थे वो नहीं मानते थे, जो वो कहते थे वो नहीं मानते। उन्होंने सबसे पहले जो ग्रेजुएट बन करके गए थे उन लोगों को नकारने की आंदोलन चलाया। तो उनको हम शिक्षा अधिकारी थे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहे, तो वहां पर भी चला खेमेबाजियां थी। और पंडित विष्णुदयाल की उन्होंने अपना खेमा बनाया था। और इसीलिए मॉरिशस में और एक जो हिंदी का जो चित्र भारतवासियों को प्रस्तुत किया जाता है, तो एक छद्म चित्र प्रस्तुत किया जाता है। ये आपने बहुत मौजूद बात करी। अच्छा, हमने जब इंद्रधनुष इसीलिए हमने इंद्रधनुष निकाला, और प्रथम संपादकीय में हमने यही किया कि इंद्रधनुष का सबसे प्रथम पहला काम ये होगा कि छद्म लेखन का पर्दाफाश किया जाए। ये मकसद था उसका, ये मकसद था। और इसीलिए हम तब से जितने उपेक्षित साहित्यकार थे हिंदी से, वो एक मंच पे आए, फिर उन पर हम विशेषांक निकाल करके उनके कार्यों को हम जनता के सामने हम प्रस्तुत करने लगे। और मैं कहता हूं कि लोग गदगद हो गए। हमने 30-35 जो किया विशेषांक ही हमने निकाले, और हर एक विशेषांक में जो कि है एक उपेक्षित जिनको नकारा गया है, अच्छे मंच नहीं मिले, अच्छे पत्रिकाएं नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, उनका नाम भी लोग नहीं जानते थे उनको हमने, जिनकी रचनाएं अच्छी थी, जिनका काम अच्छा था। हाँ, नहीं, भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत ही उपेक्षित रहे। बहुत बड़े रचनाकार वो बन सकते थे, लेकिन उनको वैसी जमीन नहीं मिली, खाद पानी नहीं मिला, है ना। तो ये 1940 से एक महान व्यक्ति ने छद्म लेखन के जरिए मॉरिशस का इतिहास का छद्म रूप प्रसारित किया। इसलिए उनको सुधारना ये हमारी पत्रिका जो इंद्रधनुष है हम करते आ रहे हैं, और हमको बहुत सफलता मिली है। सभी लोग हमारी पत्रिका जो की है संदर्भ के लिए इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि वो उस छद्मवाद को खत्म करती है और जो जेन्युइन चीजें हैं उनको लेकर आती है। ठीक बात है। अच्छा, मॉरिशस की स्वतंत्रता से मॉरिशस का एक नूतन नया युग हुआ और डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम जो स्वतंत्र मॉरिशस के राष्ट्रनायक बने थे, उनका अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनका संघर्ष भी ऐतिहासिक रहा है ना। हिंदी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अच्छा, डॉक्टर राम गुलाम उन्होंने जब मॉरिशस को स्वतंत्र करने के लिए जब आंदोलन चलाया तो आर्य सभा के सहयोग से और आर्य सभा द्वारा जितनी हिंदी की पाठशालाएं चलती थी मॉरिशस भर में, हर रविवार को वे उनके वार्षिक उत्सव में जाते थे और पत्रों पर लिखा होता था कि इस शनिवार को डॉक्टर राम गुलाम इस गांव में जाएंगे, इस पाठशाला की वार्षिक उत्सव में। तो वहां पर जाकर के वे तो दूरदर्शी थे और भारतवंशी जो कि थे, राजनीति के क्षेत्र में उनका तो कोई अस्तित्व था नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे उनको जाकर के ज्ञान देते थे, उनको संगठित करते थे। और इसीलिए आर्य समाज ने जो कार्य किया, उस कार्य का परिणाम क्या हुआ, 1948 तक मॉरिशस का जो विधानसभा था जिसको कहते हैं, वो गोरों के अधिकार में था, सब गोरे थे। और अखिल मॉरिशस में 9 डिस्ट्रिक्ट में केवल 11,000 लोग वोट देते थे। आपको इतना तनख्वाह है तो आप वोट दे सकते हैं, इतनी जमीन है, घर है, इतने वैल्यू का तो आप वोट दे सकते थे। तो बहुत कम भारतवंशी वोटर बनते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने एक संवैधानिक जुटाव किया और सभी लोगों का कहा कि बहस करो ताकि एक नया संविधान बने। तो प्रथम जो किया गया वो भेजे गए लंदन, और लंदन से जो आया वो हक नहीं था। राम गुलाम फिर से अपना संघर्ष उन्होंने शुरू किया। दूसरा जो संवैधानिक सभा बनी, उसमें भी मान लो कि डेडलॉक, कोई समझौता नहीं हो पाया। राम गुलाम चाहते थे कि यूनिवर्सल सफरेज मिले, सभी लोग वोट दें, और गोरे लोग चाहते थे कि जो 36 पास कर लें केवल उनको वोटिंग दिया जाए। तो हमारे भारतीय परिवार तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि स्कूल भेजते थे तो पढ़ लिख करके उनको क्रिश्चियन बना लिया जाता था। तो कितने लोग वोट दिलाते। तो गवर्नर ने कहा देखिए हम यही भेज रहे हैं कि समझौता नहीं हो रहा है और आपको कोई संविधान नहीं मिलेगा। तब डॉक्टर राम गुलाम आते हैं, अच्छा मैं एक समझौता आपके सामने रख रहा हूँ, 36 को हटा दीजिए, हम यूनिवर्सल सफरेज को हटा देते हैं, लेकिन जो लोग अपना नाम केवल हस्ताक्षर कर ले उनको वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए। गोरों ने सोचा कि कितना भी लोगों से हस्ताक्षर कराएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आर्य समाज 1910 से काम कर रहा है। ये सभी लोग हिंदी पढ़ रहे हैं गांव-गांव में। और जब सैन्य विलायत भेजे गए उन्होंने दे दिया, अच्छा जो लोग हस्ताक्षर कर सकते हैं वोट कर सकते हैं। और जब सेंसस हुआ तो 11,000 से 81,000 एक संख्या बढ़ गई। और जो उसके बल पर जब जो चुनाव हुआ 48 में, उसमें 19 निर्वाचित सदस्यों में 11 भारतवंशी चले गए। यानी कि मतलब भारतीयों की जो नींव है, जो मतलब जो पैबस्त हुई है वहां पर, उसमें आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा। ये शिक्षा का जो कार्य हुआ है तो वो आर्य समाज का है।
और राम गुलाम जी का भी, राम गुलाम का बहुत बड़ा, और पंडित विष्णु दयाल का भी, हिंदी प्रचारणी सभा का भी, क्योंकि हिंदी प्रचारणी 1935 से वही जो व्यक्ति जिन्होंने हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी 1940 से वे हिंदी प्रचारणी सभा के मंत्री बनते हैं और वहां से शुद्ध हिंदी का प्रचार होता है। अच्छा, अभिमन्यु अनंत त्रियोले में उनका रहे थे, है ना, और एक लंबे समय तक कहानी रचना में प्रवृत्त रहने वाले, लंबे समय तक उन्होंने कहानियों में बहुत काम किया। उनके विरोधी भी हो सकते हैं, उनके चाहने वाले भी हो सकते हैं, वो होता है, हर जगह होता है। और अनंत की जो पहली कहानी थी टूटी प्रतिमा, है ना, ये अनुराग के 1960 के अंक में प्रकाशित हुई थी, 1960 में। अच्छा, इससे भी पहले, अच्छा, इससे भी पहले 53 में एक पत्रिका निकलती थी और उस समय छद्म नाम से, शबनम नाम से लिखते होंगे। अच्छा, लेकिन इनके अपने इस नाम से पहली कहानी इनकी टूटी प्रतिमा मानी जाती है और जो अनुराग के 1960 के अंक में प्रकाशित हुई। और भारत में जो अभिमन्यु का स्टेटस है वो तीसरी दुनिया के एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में हुए हैं। और इनका पहला कहानी संग्रह खामोशी के चित्कार और इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास था लाल पसीना, वो राजकमल हिंदुस्तान में छापा है। तो अच्छा, मॉरिशस का जो एक हिंदी साहित्य का जो एक शक्ल है या उसका एक रूप है, उसको अभिमन्यु अनंत ने मॉरिशस से बाहर निकल के और देशों में जो फैलाया, है ना, एक मतलब अभिमन्यु अनंत एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। और क्या भारत क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, उनका योगदान के बारे में देखिए, उन्होंने बहुत लिखा है, जितना उन्होंने लिखा है मेरे देखने मॉरिशस में और किसी लेखक ने नहीं लिखा है। केवल उपन्यास नहीं, 34 उपन्यास उन्होंने लिखा है, 12 से 15 तक वो कहानी संग्रह है, 4-5 वो कविता संग्रह है और संपादन तो 15 तक संपादित पुस्तकें हैं। तो इतने तादाद में, इसीलिए उनको हम मॉरिशस का प्रेमचंद कहते हैं, इसीलिए हम उनको मॉरिशस का प्रेमचंद कहते हैं। और जब तक मान लो कि हिंदी साहित्य है तब तक वो चमकेंगे, उसमें उनको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, अगर उनके प्रति विरोध के स्वर भी उठे तो मैं वो कमजोरियां भी उनकी जानना चाहता हूँ। जैसे महात्मा गांधी को पूरा दुनिया मानती है आज की तारीख में, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है महात्मा गांधी की कमजोरियों को भी लोगों ने कहा है। मैं अभिमन्यु अनंत की कमजोरियों के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। अच्छा सुनिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। उनकी लाल पसीना का प्रथम किस्त जब सारिका पर प्रकाशित हुआ तो उसमें लाल पसीना में मॉरिशस की उत्पत्ति के बारे में, अच्छा, तो वहां पर एक लेखक ने एक लेख तैयार किया कि जो अभी उपन्यास छपा नहीं है, केवल प्रथम किस्त। तो उसमें उत्पत्ति, उसमें बताया गया है कि 2 बौद्ध भिक्षुक नाव में यात्रा कर रहे हैं, तो हिंद महासागर में उन्होंने एक बहुत विस्फोट देखा और वो बताते हैं कि वही मॉरिशस की उत्पत्ति है। एक ड्रामेटिक और काल्पनिक। तो सुनिए ना, तब उस लेखक ने कहा कि ये अवैज्ञानिक है और उन्होंने एक लेख तैयार किया और त्रियोले में ही एक प्रेस, एक पत्रिका निकलती थी, उसको दिया कि इसको छापो। कानून को पता चल गया। अभी मैंने तो एमजीआई में मालूम था उन्होंने क्या लिखा है। सुनिए ना, एमजीआई में काम करते थे, उनका स्टेटस गए उस प्रिंटर को कहा कि तुम अगर इसको छापते हो तो मैं तुम्हारा प्रेस बंद करवा दूंगा। दबक गई और नहीं छपा, वो लेख नहीं छपा। ओके, तो अभिमन्यु अनंत की जो कल्पनाशीलता थी वो अपनी जगह बरकरार रही और उस बेचारे लेखक की आवाज ही निकली वहां पर। नहीं, लेकिन वास्तविक अभी मान लो कि हम
भूगोल से या वैज्ञानिक घटनाओं को उस पर हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक बात। ये लाल पसीना की एक बहुत कमजोर पक्ष है। अच्छा, और क्या कमजोरी रही? लेकिन आइडियोलॉजिकली क्या कमजोरी? अच्छा सुनिए, आइडियोलॉजिकल उनके बहुत सारे जो उपन्यास हैं वो भारतीय ये संदर्भ को उन्होंने अंकन किया है और बताया है कि मॉरिशस का है। जैसे मुझे वसीम बरेलवी साहब ने ये कहा, बहुत बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के, नाम सुना होगा आपने वसीम बरेलवी साहब। जब मैंने उनसे गालिब के बारे में पूछा, मैंने कहा आजकल की जो पीढ़ी है वो गालिब का नाम ज्यादा लेती है, वो मीर का नाम नहीं लेती, वो और नाम नहीं लेती। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, बहुत मौजूद चीज है, आपको भी जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि गालिब जो है वो दिल से ज्यादा दिमाग के शायर है। उन्होंने जो लिखा उसे पैबस्त किया, पाबंद किया, और उन्होंने वो लिखा जो उन्हें मालूम था कि मेरे बाद पढ़ा जाएगा ये, और मैं आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा शायर बनूंगा। तो ये एक जो प्लानिंग होती है, लेखक भी करता है। लेखक दिल से भी लिखता है, लेखक अपने समय को भी लिखता है, लेखक अपने अतीत को भी लिखता है, लेखक इतिहास को भी लिखता है। लेकिन बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए भी लिखते हैं, ठीक है ना? अभिमन्यु अनंत इनमें से कैसे? अच्छा सुनिए, उनकी लहरों की बेटी की समीक्षा मैंने की है पुस्तक रूप में, जी आपको मिलेगी। और गांधी जी बोले थे। अच्छा, गांधी जी 1901 में गए, उनका एकमात्र स्वागत पोर्ट विश में हुआ, मुसलमान भाइयों ने किया और वो चले आए। इन्होंने अपने उपन्यास में गांधी जी बोले थे ही नाम से उस स्वागत को पूरे वर्णन के रूप नहीं, एक गांव में ले जाकर के, अच्छा, भारतवंशियों के बीच में, अच्छा, वैसे दिखाया है, स्थापित किया है। तो ऐतिहासिक विसंगतियां एक नहीं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। और यह है कि अब भारत के जो समीक्षक हैं उनको अभिमन्यु अनंत की उपन्यासों का ठीक तरह से समीक्षा करने से पहले मॉरिशस की जो संदर्भ है, उसकी जो उसको इतिहास, उसका इतिहास जो है, उसका भूगोल है, उसको जानना, उंगलियों पर जानना चाहिए। तब वो तुलनात्मक कर सकते हैं कि अच्छा उन्होंने जो कुछ लिखा है वो ठीक है या गलत है। तो अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये भी शोध का विषय है, और आप लोग शोध कर सकते हैं, और ये एक बड़ा मौजूद विषय है। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि भानुमति नागदान बड़ी प्रतिष्ठित लेखिका है आपके यहाँ। एक बीवी साहिबा फर्जली हुई हैं, पुष्पा बमका हुई हैं, अनीता अलियापत हुई हैं, है ना? और सुनीति अलियार के बाद इनका कहानी संग्रह आया भानुमति नागदान का, और पूजानंद नेमा भी आजकल का एक सशक्त हस्ताक्षर है। तो हाँ, नहीं खैर, तो जैसे हिंदी में मैत्री पुष्पा हो गई, मंजुला भगत हो गई, जय जादवानी हो गई, नासरा शर्मा हो गई, महुआ माझी हो गई। तो ये लेखिकाएं जो हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने इनमें भी बहुत सारे वो चले, आंदोलन चले। मैत्री पुष्पा ने एक बहुत ही एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाया। महुआ माझी ने मैं बोरिशिल्ला लिखा, या जो आपकी हैं जया जादवानी ने प्रेम पे और एक अलग संसार रचाया। नासरा शर्मा ने बहुत ही मौजूद उपन्यास लिखे हैं। तो जो लेखिकाएं हैं आपके यहाँ मॉरिशस में, इनमें से बहुत सारी लेखिकाओं का जिन्होंने जिनका नाम आपने गिनाया है जी, उसमें बहुत सारी लेखिकाएं जो की हैं छद्म लेखन के जरिए उनको लेखिका बनाई गई। अच्छा, वास्तव में तो ये इतने बड़े बड़े नाम कैसे प्रतिष्ठित हो गए छद्म रूप में भी? हाँ, तो जब संशोधन करके उनके नाम से जब प्रकाशित करते हैं। स्ट्रेंज। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वास्तव तो मुझे लगता है कि मॉरिशस का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसमें तो शोध की मतलब बहुत ज्यादा गुंजाइश है। बहुत गुंजाइश है। एक तिवारी करके हैं, ये उन्होंने मॉरिशस पर डॉक्टरेट किया है।
उसको अवलोकन करना चाहिए। उन्होंने वसंत में बताया है कि लगभग 200 ये लेख है या ये कहानी है, इस नाम से छपा है, लेकिन वास्तव में ये इनका है। लगभग 200 और वसंत में, वसंत कहाँ की पत्रिका है? महात्मा गांधी संस्थान की, जहां पर 30 वर्षों या 25 वर्षों तक अभिमन्यु वहां के ये संपादक। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। हमारे, अब मैं नाम क्या लूंगा, हिंदी के अगर सुधी जन होंगे तो वो समझ सकते होंगे मैं इशारा किस पे कर रहा हूँ। यहाँ भी बहुत सारी लेखिकाओं को खूब प्रतिष्ठित किया गया है और उनको भी छापा गया है, उनको एक अलग दिशा दी गई है, उनको एक अलग मुकाम दिया गया, उनको देवियां बना दिया गया है हमारे यहाँ। चलिए, ये बात अलग हुई। अच्छा, एक रामदेव धुरंधर आप क्या रहे, जो मॉरिशस रेडियो के जो कार्यक्रम सृजन आता है, उसके बड़े प्रसिद्ध प्रस्तोता रहे हैं वो, और बहुत चर्चित और प्रसिद्ध कथाकार भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके दोस्त भी हैं। हाँ। उनके बारे में, धुरंधर साहब के बारे में बताइए। अच्छा, वे भी महात्मा गांधी संस्थान में अभिमन्यु के नीचे काम करते थे और वहां से उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। सीरियस लेखक हैं और उनमें एक विशेषता ये है कि महात्मा गांधी संस्थान वे किसी भी व्यक्ति पर, उनको देख करके, उनके जीवन पर वो एक कहानी लिख देते थे। अच्छा, इसकी उनकी विशेषता ये है। तो ऐसे बायोग्राफिक टाइप के रहे हैं। हाँ, लेकिन जो लोग उस व्यक्ति को जानेगा और उस कहानी को पढ़ेगा वही उसको आइडेंटिफाई। बाकी तो कोई समझ नहीं पाएगा। बाकी तो जैसे हमारे यहाँ यशपाल थे। सुनिए, बाकी तो कहानी पढ़ती है। हाँ, ठीक बात है। तो यशपाल का भी हमारे यहाँ जो बहुत बड़े कथाकार रहे हैं वो हिंदी के, और उनका भी ये था कि वो कोई भी कैरेक्टर पे लिख देते थे, उस कैरेक्टर को ही नहीं पता लगता था कि ये मैं हूँ। ये भी एक बड़ी भारी खूबसूरती होती है और मतलब ये एक विशेषता है। कलम साधने का हिसाब किताब है ये। और ये भी खूब लिखते हैं। इनका जो पथरीला सोना है बहुत चर्चित है, 6 भागों में मोटी मोटी किताब है। अच्छा, एक दीपचंद बिहारी भी आपके यहाँ हुए हैं। हाँ। है ना, और हिंदी के साथ ये अंग्रेजी और फ्रेंच, जैसे आप भी अंग्रेजी और फ्रेंच पे काम करते हैं, तो ये भी एक प्रसिद्ध लेखक हैं। तो और ये हिंदी स्पीकिंग यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना। तो दीपचंद बिहारी, मतलब चूंकि एक तो हिंदी हो गया, एक अंग्रेजी भी आपके साथ है, एक फ्रेंच भी आपके साथ है, तो आप कितना न्याय हिंदी के साथ कर पाते हैं? तो मतलब ये तो जैसे कहते हैं ना कि देग में एक चावल होता है, चावल को देख के तो कितने लोगों ने फ्रेंच और जो अंग्रेजी के रहे हैं उन्होंने हिंदी के साथ न्याय किया है। तो दीपचंद बिहारी के हवाले से बताइए। अच्छा, दीपचंद बिहारी ने लाल पसीना से पहले, अच्छा, उन्होंने हम कैसे जिया इस नाम से एक उपन्यास लिखा है, वो अंग्रेजी में और फिर हिंदी में, और कहानी संग्रह भी, लेकिन वो ज्यादातर अंग्रेजी में लिखते रहे। लेकिन उनकी पकड़ अच्छी थी हिंदी में। लेकिन उनकी भी एक कहानी को, उनकी पढ़ाई हुई है ये कलकत्ता में, तो उस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पर जिस प्रकार से टैक्सी को हम लेते हैं, जिस पर, तो उसी को वर्णित किया। तो शुरू में हमारे जो लेखक हैं वो भारतीय परिवेश के बारे में लिखते रहे। हाँ, और इमिटेट करते हैं ना, उसी के प्रकार से लिखते हैं। बाद में चल करके स्वतंत्र रूप से लिखने लगते हैं, लेकिन शुरुआत में वो इमिटेशन है। हाँ, तो चूंकि अपनी जड़ों की बात है और जड़ों से ही आदमी सिंचित होता है, वहीं से वो अपना खाद पानी लेता है, तो हो सकता है कि उनकी जड़ें यहीं पर हैं, तो उसको उन्होंने उस तरीके से लिया हो। और चलिए, विकास यात्रा अपनी जगह होती है वो, लेकिन अच्छा तो लिखा होगा उन्होंने, भला क्यों नहीं। उसके हाँ, मतलब इन सब के बावजूद भी अंग्रेजी के विद्वान होते हुए भी, कैसे सौंदर्य बखोरी, अंग्रेजी के विद्वान बैरिस्टर होते हुए भी उन्होंने सृजन किया है हिंदी में कविता, सुंदर से सुंदर कविता। अच्छा, मॉरिशस की इस समय जो नई पीढ़ी होगी, बहुत सारे नए साहित्यकार हो रहे होंगे, तो इनकी आइडियोलॉजी
क्या पुराने लोगों से इन्होंने ग्रास्प किया है या आजकल जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो उस तौर पे लिख रहे हैं? किस तरह की नीयत है इस समय जो नया राइटर है? असल में नया राइटर बहुत कम मिलेंगे और वे यूरोपियन और ये जो इंटरनेट आदि है उसमें इसी में दिलचस्पी ले रहे हैं और वे तो हिंदी को नकार रहे हैं। कुछ नवोदित लेखक वो कह रहे हैं कि हम हिंदी को क्रियोलाइजेशन किया जाए, हिंदी का क्रियोलाइजेशन किया जाए जो उनकी बोलचाल की भाषा है। तो अभी आप कैसा फ्यूचर लग रहा है आपको हिंदी का वहाँ पर? हमको तो ना ब्राइट अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि नवोदित लेखक सामने नहीं आ रहे हैं। जितने बुजुर्ग लेखक हैं वो एक एक करके जा रहे हैं, कब तक वो अपना काम करेंगे? लेकिन उसको रिप्लेस करने वाले नहीं है। जिस प्रकार से आज अगर शिव सागर रामूलाम, पंडित विष्णु दयाल को, प्रोफेसर राम प्रकाश को, पंडित आत्माराम को रिप्लेस करने वाला नहीं मिले उस टक्कर के विद्वान, तो जब नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने और हम चिंतित हैं, इसीलिए हम चिंतित। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में साहित्य की चिंता करना वाकई ज़रूरी है। आपको अपनी अस्मिता की चिंता करना वाकई ज़रूरी है। और जो बिल्कुल विशुद्ध साहित्यिक बातें हुई मॉरिशस में, हिंदी की दशा को लेकर बातें हुई, आज के भौगोलिकरण में जो मॉरिशस की स्थिति है और ये अपने आप में इतनी एक मौजूद मैगजीन इंद्रधनुष वहाँ से निकाल रहे हैं और काम कर रहे हैं, पुराने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और संघर्ष करके वहाँ हिंदी इतनी बड़ी स्थिति में पहुंची, लेकिन आज उसके सामने प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये सोचने वाली बात है और शोधार्थियों को सामने आना चाहिए। मॉरिशस के लोगों को भी भारतीय, चूंकि यहाँ की जड़ों से वहाँ पहुंचा हुआ है, तो हो सकता है कोई ऐसा संगम बने, कोई ऐसी बात हो कि भारतीय भाषाओं में जो हिंदी है और जिस तरह से मॉरिशस में काम हुआ है, कोई एक पुल बनना चाहिए कि हमको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के लोगों को थोड़ा प्रॉम्प्ट करना चाहिए, नई पीढ़ी को भी सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने जो हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया है, हमारे राइटर्स ने संघर्ष किया है, उसको हम आगे लेके चलें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत चिंता का विषय है। रामशरण जी के साथ हम इस चिंता में शामिल हैं और इसका हल भी निकलेगा, इसका हल बिल्कुल निकलेगा, मैं आशावादी हूँ। एक दो शब्द मैं कहना चाहूँगा जी कि आप सोचिए मॉरिशस वह देश है जहाँ पर 6 दैनिक जो कि फ्रेंच में निकल रहे हैं, 6 साप्ताहिक सब फ्रेंच में निकल रहे हैं। तो दुनियादारी का जो समाचार है हमको गैर भाषा से पता लग रहा है। अगर हमारे पास अगर एक हिंदी दैनिक पत्र निकलता, एक साप्ताहिक ही पहले जो था जिसमें सभी लोग, तो अभी तो नवोदित लेखकों को कहाँ लिखेंगे? ये भी प्रश्न चिन्ह है। कि बस पत्रिकाएं ही हिंदी में उतनी नहीं आ रही है। आर्योदय है आर्य सत्ता का, वो तो सिद्धांत का है और जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं है। जितनी पत्रिकाएं निकलती हैं उतना स्तर का नहीं है। तो इसलिए ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि हिंदी का भविष्य नवोदित लेखकों के ऊपर निर्भर है। उनको आना चाहिए और भारत के जो विद्वान हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो विश्वविद्यालय है, मैं ये चाहूँगा शोध का विषय वे अपने छात्रों को भेजें और हर एक क्षेत्र में, हर एक दिशा में शोध करके प्रामाणिक ग्रंथ लिखें हिंदी के विकास। दोस्तों, कॉस्मेटिक वैल्यू वो होती है जो पार्टीज में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जब आके हम अपने उन प्रसाधनों को धोते हैं तो हमें अपने चेहरे के सारे धब्बे, सारी कीलें दिखाई देती हैं। और साहित्य में भी ऐसी धब्बे और ऐसी कीलें होती हैं। और अगर आपको साहित्य के चेहरे को चमकाना है तो हमें उन धब्बों और कीलों को जड़ से दूर करना पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स बहुत देर तक काम नहीं करता। कॉस्मेटिक्स आप लगा के चीज़ों को सार्थक नहीं बना सकते। तो रामशरण जी के माध्यम से हमने जो चिंताएं, देखिए बातचीत में चिंताओं का होना बहुत जरूरी है। चिंता होगी तो उसका हल भी होगा। बहुत बहुत आपका